लंबे वीकेंड के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन संकेत। तो पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज रिकवरी के साथ और गैप से ऊपर खुलने के पूरे आसार। गैप से खुलने के बाद और बढ़ेंगे या 9200 के आसपास ठहरेंगे। वायदा कारोबार में है, एक्सपायरी का हफ्ता भी तो रहेगा, एक्शन भरपूर। और इस एक्शन में आप सबका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। महीने की एक्सपायरी भी आ रही है, उस पर अनिल जी से चर्चा करेंगे। अब आपकी बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी बात करेंगे अनिल जी से। और किस तरह से इन ग्लोबल संकेतों को समझें और भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, ये सब समझेंगे बस आने वाली कुछ ही देर में। अनिल जी, इससे पहले ये बता दीजिए कि आज के जो बड़े अहम ट्रिगर्स हैं वो कौन से हैं सर? डिप ट्रिगर्स के लिए आज से देखें तो सबसे ज़्यादा लंबे वीकेंड के बाद ट्रिगर्स। और एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि सोमवार यानी कि कल हमारे यहाँ ईद की छुट्टी थी, लेकिन अमेरिकी बाजार भी मेमोरियल डे पर बंद थे। तो दोनों ही बाजारों के लिए संकेत एक साथ है। 3 दिनों का लंबा वीकेंड हमें भी मिला है, अमेरिका में भी। लेकिन डाउ फ्यूचर 325 अंक मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। अमेरिकी बाजारों में जो फ्यूचर्स में तेज़ी बनती हुई दिख रही है, एक जो कोरोना की वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल ये शुरू होने की संभावनाएं बताई जा रही है, जिसका रिजल्ट जुलाई के अंत तक आने की बात कही जा रही है। तो उसके चलते डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि न सिर्फ डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, बल्कि एशिया बाजारों में भी उसका रुझान देखने को मिल रहा है। एशिया भी रेस्पॉन्ड कर रहा है अमेरिका की तेजी पर, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन कोरोना को लेकर कहीं कोई राहत के संकेत नहीं है। अमेरिका में फिर से 30,000 नए मामले आए हैं, मरने वालों की तादाद 1 लाख पहुँच चुकी है। ऐसे में वहाँ राहत नहीं है। हमारे यहाँ भी वीकेंड पर मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़कर आए हैं। महाराष्ट्र, मुंबई की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो कहीं भी कोरोना को लेकर न तो हमारे यहाँ राहत है, न ही अमेरिका में। वायदा कैश मार्केट में अगर आप देखें तो एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली का दबाव बरकरार है। लगातार 9वां दिन है जब एफआईज ने बिकवाली की है। रिजल्ट्स भारी भरकम लिस्ट है जो वीकेंड पर रिजल्ट्स आए। बाटा, एचडीएफसी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये तमाम रिजल्ट्स हैं जिन पर आज एक्शन आपको देखने को मिलेगा। टोरेंट फार्मा और साथ ही मैक्स फाइनेंशियल जैसी कंपनियों के आज रिजल्ट है। तो रिजल्ट के लिहाज से भी भरपूर एक्शन का दिन है दीप आज। बिल्कुल अनिल जी, भरपूर एक्शन का दिन है और दिन के लिए तैयार होते हैं सर। पर एक बात आपसे समझना चाहूंगा सर, ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूज़ तो यहीं से आ रहे हैं। और आपने भी कहा कि अब भारतीय बाजारों का जो एक्शन होगा वो ग्लोबली बहुत लिंक्ड होने वाला है। जब हम फ्राइडे को बात कर रहे थे तो सब कुछ नेगेटिव लग रहा था, आज बात कर रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है। पर फ्राइडे और आज में सर ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। फ्राइडे को भी ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट डाला था जिनमें उन्होंने अपने राइवल जो बाइडेन और चाइना पर अटैक किया था। आज भी उन्होंने ट्वीट डाला है। फ्राइडे को भी यूएस चाइना टेंशंस की बात हो रही थी, आज भी वही टेंशंस हैं। बल्कि यूएस ने कुछ चाइनीज कंपनीज को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। चाइना भी बोल रहा है कि हम पलट कर चुप नहीं रहेंगे, हम भी एक्शन लेंगे। पर सर फ्राइडे और आज में इतना क्या बदल गया कि सर मार्केट्स का मूव एकदम इतना बेहतर हो गया? क्योंकि सिमिलर ही क्यूज लग रहे हैं जो फ्राइडे को भी आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं सर। डीप इसे 2 तरीके से देखना चाहिए। पहले पॉजिटिव क्यों है उसका जवाब दूं तो पॉजिटिव इस वजह से है कि अमेरिकी एक कंपनी और एक चीन की कंपनी दोनों ही वैक्सीन के ट्रायल के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और ये खबरें बाजार को ज़्यादा पसंद आ रही है। और मॉडर्ना को लेकर जो कुछ भी चिंताएं, यहाँ मॉडर्ना को लेकर जो बाजार ने एक मन बना लिया था कि ये तो ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। 45 में से 8 लोगों की स्टडी इन्होंने बताई है और उसके साथ ही जो उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लग रहे थे, तो उसको देखकर बाजार ने ये मान लिया कि मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल पर ज़्यादा भरोसा करना कोई ठीक नहीं है। लेकिन अब जो नोवामैक्स ये करने जा रही है उस पर थोड़ा भरोसा ज़्यादा है। अब भी चाइनीज़ कंपनी कौन सी है, क्या लेवल पर कर रही है और उस पर कितना भरोसा है, उस पर बाजार फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन नोवामैक्स की तरफ से जो ह्यूमन ट्रायल की बात आई है, ये फेज़ 1 ट्रायल जो वो करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर बाजार थोड़ा उत्साहित है, उसे लेकर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात जो आपने कही वो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कुछ खबरें ऐसी हुई जो कि बाजार को अंदाजा था और वो हो चुकी है। जैसे कि हांगकांग का में नेशनल सिक्योरिटी बिल जो चाइना ने पास किया, हांगकांग पर अपना और कड़ा वो करने के लिए अपना कंट्रोल, तो वो एक्सपेक्टेड लाइन पर था, पता ही था ये होना है। सिंगल पार्टी सरकार है चाइना में, ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गिवन है कि होना ही था, तो वो आपको पता है। रहा सवाल
ट्रम्प साहब के ट्वीट का, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब का ट्वीट जो बाइडेन पर ज़्यादा फोकस था बजाय चाइना के, शायद इसलिए बाजारों ने इग्नोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा आसानी से चाइना को सारी सहूलियत दी है, मतलब उनके अगेंस्ट में टफ नहीं रहे, जो भी ट्रेड डील्स पहले की थी वो बड़ी नेगेटिव थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से लाने की। तो तोप का मुंह जिसे कहते हैं ना, तोप का मुंह चीन की तरफ कम था, जो बाइडेन की तरफ ज़्यादा था। उन्हें वोट चाहिए अमेरिका के, मुझे लगता है वो ज़्यादा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ दीप जो मुझे दिखती है ट्रम्प साहब की बातों में, वो ये कि एक तो ये कि चीन को लेकर अब वो बोलना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, एक बार जब पहली बार बोलते हैं उसका असर अलग होता है, दूसरी बार बोलते हैं तो नेचुरली असर उसका कम होता है, अनलेस कि दूसरी बार पहली बार के मुकाबले में ज़्यादा कड़ा बोलें। तो ट्रम्प साहब ने जो बोला उसमें पहली बार से दूसरी बार में कोई ज़्यादा कड़ा बोला नहीं, और वो जितना बोला उतना हमें पता था। इसलिए ट्रम्प साहब के ट्वीट पर भी अमेरिकी बाजार रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये कि ट्रम्प साहब अपने स्टेटमेंट कुछ भी दें, लेकिन उन स्टेटमेंट की सच्चाई में आप जाकर देखेंगे तो बहुत दिक्कतें हैं। आप जैसे कि HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इस दवा के लिए उन्होंने खुद ने ट्वीट करके दिए, कहा था कि हमें कोरोना का तोड़ मिल गया। अब आप देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि HCQ की दवा कोरोना के लिए कारगर नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ एक केसेज में या लिमिटेड डोज में ही कारगर हो सकती है। आप अनाप शनाप अपनी मर्जी से ज़्यादा डोज ले लेंगे तो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खुद ट्रम्प साहब एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि मैं HCQ ले रहा हूँ, वापस उनको रिपोर्टर ने पूछा कि आपका तो HCQ का डोज चल रहा था, ये रिपोर्ट है, तो बोले मेरा तो डोज खत्म हो गया। सिमिलरली कहाँ वो एक महीने पहले बोल रहे थे कि फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, अभी भी 30,000 लोग रोज, एक महीने बाद भी, उनके एक महीने पहले के ट्वीट के बावजूद भी 30,000 पेशेंट हर रोज कोरोना के आ रहे हैं। कहाँ से उन्हें अच्छा दिख रहा है? 1 लाख मौतें अमेरिका में हो चुकी है। लेकिन अब वही है कि आपको उनके स्टेटमेंट्स पर कितना भरोसा करना है। सिंपल चीज़ एक ही है, मैं एक चीज़ समझता हूँ, खबरों के लिहाज से आप देखेंगे, बाकी सब चीज़ों को देखेंगे, चीन अमेरिका के बीच के तनाव को देखेंगे, कोरोना के मरीजों के मरने वालों की तादाद आप देखेंगे, कहीं कोई रिलीफ नहीं है दीप। सिर्फ एक ही चीज़ है, अमेरिका में जो नल खोल रखे हैं पैसों के, डॉलर के, फेड ने, उससे पर्याप्त लिक्विडिटी है, जितना पैसा चाहिए उतना सिस्टम में है, डॉलर छापे जा रहे हैं, और वो पैसा जो लोगों को के पास पहुंचा है, तो लोगों को एक ही चीज़ समझ में आती है कि एक एसेट क्लास ऐसी है जो सस्ती मिल रही थी, वो थी इक्विटी, वहाँ पर पैसा डालिए। तो ये कम्प्लीटली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, पैसा है और पैसा इक्विटी में आ रहा है, और इक्विटी में आ रहा है तो इक्विटी बढ़ रही है, इक्विटी बढ़ती तो और पैसा आता है। वो ETFs का जो पैसा है वो लगातार अमेरिकी बाजारों में आ रहा है। तो तब आपको खाली एक हल्की सी कोई अच्छी खबर चाहिए, और बाजारों का मूड बहुत क्लियर है अमेरिका में, वो अच्छी खबरों पर फोकस करके ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, बुरी खबरों को नज़रअंदाज करके बिल्कुल या नहीं के बराबर या बिल्कुल कम रिएक्शन दे रहे हैं। ये बहुत क्लियर कट ट्रेंड है, और उस ट्रेंड को हमें समझना है। और शायद यही वजह कि आप 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद जब ग्लोबल मार्केट्स आप खुलते हुए देख रहे हैं, एशिया तो कल भी खुला था, मजबूती था, लेकिन आज जो मजबूती बनती हुई दिख रही है वो इसी बात पर बन रही है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वैक्सीन के लिए ट्रायल आगे बढ़ती है तो ये बाजारों के लिए, कोरोना के लिहाज से एक पॉजिटिव है, तो अच्छी बात है। वायदा कारोबार का एक्सपायरी का हफ्ता है, और एक्सपायरी के हफ्ते में शुरुआत करने के लिए इतने बढ़िया संकेत मिले तो कहने ही क्या। बिल्कुल अनिल जी, एक्सपायरी के लिए अच्छे संकेत हैं, तो बात तो उसी की करते हैं। सर, आज के सेटअप की बात करें उससे पहले ये जो एक्सपायरी की बात है सर, ये बता दीजिए, क्योंकि अब 2 एक्सपायरीज ऐसी हो चुकी हैं जहां एक तरफ का ट्रेंड था। मार्च में बहुत तेज गिरावट थी, अप्रैल में बहुत अच्छी रिकवरी थी, और आपने कहा भी था कि मई में दोनों तरफ का एक्शन मिलेगा, और दोनों तरफ का ये एक्शन मिला है। 9,900 के पीक से लगभग हम 10% नीचे हैं, पर जो 2 महीने पहले बाजार बॉटम आउट हुआ था, और लॉकडाउन को भी सर 2 महीने कल ही पूरे हुए, तो 2 महीने की एनिवर्सरी थी लॉकडाउन की, और जो मार्केट बॉटम आउट हुआ था वो भी अब 2 महीने में रिकवरी भी 18-19% की मार्केट्स की भी रही है। अब जो एक्सपायरी है सर, उसके लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए? मार्केट्स हैं क्या, उसके लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए? एक ब्रॉडर पोजिशनल बेसिस पे अब आपको मार्केट्स का हाल कैसे लग रहा है सर? देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये हफ्ता बेहद अहम है, क्योंकि एक्सपायरी भी है और वो मंथली है, और मंथली एक्सपायरी में आमतौर पर आपकी जो पोजीशंस होती है वायदा कारोबार में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है ऑप्शंस में, वीकली एक्सपायरी के मुकाबले में, क्योंकि काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जो मंथली ट्रेड करते हैं, वो वीकली ट्रेड नहीं करते और अपनी पोजीशन को मंथली बेसिस पर रोल ओवर करते हैं। उस लिहाज से पोजीशंस हमेशा ज़्यादा होती है, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, आप डेटा के लिहाज से कभी भी आप डेटा कंपेयर करेंगे ना, जैसे हम कहते हैं कि सीरीज टू सीरीज, तो आप कभी वीकली सीरीज टू वीकली सीरीज नहीं कंपेयर करते कि इस हफ्ते की सीरीज में अब जैसे हम अगले हफ्ते करेंगे तो हम ये से देखेंगे कि मई सीरीज में बाजार का रुझान कैसा रहा। हम कभी ये कंपेयर नहीं करते कि मई सीरीज के पहले हफ्ते और चौथे हफ्ते में बाजार का रुझान कैसा रहा। तो नेचुरली आपको ये पता है कि इस लिहाज से मंथली सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और सीरीज के शुरुआत में जनरली जो हफ्ते की शुरुआत होती है उसमें जो ट्रेंड रहता है वो ट्रेंड काफ़ी काम आता है आपके एक्सपायरी तक, एक बेस आपका सेट हो जाता है। तो आज जो मजबूत शुरुआत के आसार दिख रहे हैं वो आपके लिए बेस बनाने का काम करेंगे। और बेस क्या है? बेस सिंपल ये है कि देखिए 8,800 के नीचे की आपको क्लोजिंग नहीं मिल रही और 9,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल रही। तो आप इस दो जो एक्सपायरी को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल इसी तरह से ट्रेड करना है। और ये ट्रेड करने का तरीका ये है, एकदम शॉर्ट टर्म जाना चाहें तो 9,000 के नीचे क्लोज होने पर कमजोरी का रुझान खुलेगा, 9,200 के ऊपर बंद होने पर मजबूती का रुझान बढ़ेगा। तो मेरा पॉइंट भी क्लियर है, आपको मैं लगातार कह भी रहा हूँ कि संकेत जो है ना, अभी हमारे ट्रेंड हम न्यूट्रल लेकर मानकर चल रहे हैं, लेकिन अगर 9,200 के ऊपर ट्रेड करके बंद करके ट्रेड करना शुरू करें तो बाजारों के लिए संकेत बेहतर होगा। मैं फिर यही कहूँगा दीप कि 9:15 बजे क्या होता है वो उतना अहम नहीं है जितना ये अहम है कि 3:30 बजे आप कहाँ बंद होते हैं। तो 9,150 के आसपास आप खुल जाएं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप 9,200 के ऊपर बंद हो। अगर आज 9,200 के ऊपर बंद होते हैं तो एक्सपायरी के लिहाज से आपको 200 पॉइंट की जगह खुलती दिखती है। फिर निफ्टी 9,350 9,400 तक भी अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में जाने की कोशिश कर सकता है। 9,000 के नीचे अगर आप बंद होते हो तो 150 से 200 पॉइंट की नीचे की रिस्क खुलती है, तब आपको 8,850 8,800 तक की जगह बनेगी। तो आप क्लोजिंग के लिहाज से 2 लेवल नजर रखिए, 9,000 9,200। ये निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी में जहां तक सवाल है, 17,100 का लो बना था शुक्रवार के सेशन में, और हम लगातार पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा था कि हम बैंक निफ्टी पर बेरिश हैं, फाइनेंशियल पर बेरिश है, लेकिन लेने की रेंज आ रही है। और लेने की रेंज मैंने ब्लाइंडली कहा था कि 16,800 17,100 ब्लाइंड रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट भी काटना चाहिए और हल्की खरीदारी भी करनी चाहिए। और आप देखिए 17,105 का लो बनाया है शुक्रवार के सेशन में, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से थोड़ी रिकवरी के आसार है। लेकिन दिक्कत एक ही है, निफ्टी न्यूट्रल हो चुका है लेकिन बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी जब तक नेगेटिव से न्यूट्रल ट्रेंड में नहीं आता तब तक मुश्किल है। तो बैंक निफ्टी के लिए न्यूट्रल आने के लिए 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है। निफ्टी तो 9,000 के ऊपर बंद होने से न्यूट्रल आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी जब तक 18,000 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव रहेगा। 18,000 के ऊपर बंद होने पर न्यूट्रल होगा, 19,000 के ऊपर बंद होने पर बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगा। तो बैंक निफ्टी में फाइनेंशियल्स में कमजोरी ज्यादा है, लेकिन अब फ्रेश कमजोरी और फ्रेश बिकवाली तब होगी जब निफ्टी 8,900 के नीचे बंद हो जाए और 17,500 के नीचे। चूंकि बैंक निफ्टी बंद तो हुआ है शुक्रवार को, एक क्लोजिंग और अगर 17,500 के नीचे की होती है तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ेगी। तो ये एक्सपायरी के लिहाज से आपको ट्रेड करना है। थोड़ी रिकवरी के आसार हैं डेफिनेटली, लेकिन इस रिकवरी में सबसे बड़ी बात है कि कुछ अहम लेवल को क्या हम पार कर पाते हैं, ये देखना जरूरी होगा। जी बिल्कुल, उन अहम लेवल्स को पार कर पाते हैं नहीं ज़रूरी होगा, पर जो सपोर्ट लेवल्स अनिल जी ने आपको बताए थे स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए, वहां से अच्छी रिकवरी आती हुई देखिए। देखते हैं कि आज का एक्शन कैसा रहेगा। तो सर फिर आज की बात करते हैं। आज 9:15 से 3:30 के बीच में क्या होने वाला है सर, ये बताइए। आपको आज के क्यूज कैसे दिख रहे हैं? 8,875 8,975 अब निफ्टी पर ये आपके लिए सपोर्ट रेंज हो गया आज के लिए। दिन का अहम सपोर्ट यहाँ पर है 9,150 9,200 दिन के लिए ऊपर का लेवल है जहां पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी के लिए 16,800 17,100 नीचे की रेंज है जहां पर आपको फोकस करना है, और बैंक निफ्टी के लिए 17,650 17,850 ऊपर की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। ये आपके लिए दिन की रेंज होगी नीचे और ऊपर की। अब मैं छोटी रेंज दिन की बता दूं, 9,000 9,100 ये दिन की छोटी रेंज है, 8,975 9,150 ये आज की मीडियम रेंज है, और 8,875 से लेकर 9,200 तक की रेंज ये बड़ी रेंज हो सकती है। 9,200 के पार निकलकर टिके और बंद होते दिखें तो फिर बड़ी रेंज के ऊपर निकलेंगे, तब आपके लिए एक अच्छी तेजी का रास्ता खुलता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी 17,100 17,500 आज की छोटी रेंज है, 17,000 से लेकर 17,650 आज की मीडियम रेंज मानकर चलें, 16,800 से 17,850 ये 1,000 पॉइंट के आसपास की रेंज दिन की बड़ी रेंज आपको मानकर चलना है।
तो और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2200 के ऊपर निफ्टी बुलिश होता हुआ दिखेगा, 18,000 के ऊपर बैंक निफ्टी न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा, और 8,900 और 17,500 के नीचे बंद होते हैं तो फ्रेश कमजोरी आपको दिखेगी। और दीप पुट कॉल रेशियो 1.28 पर है, कंफर्टेबल है, और विक्स 2% नीचे आया, ये भी कंफर्टेबल है जी। ओके, तो जहाँ तक क्यूज की बात है, कंफर्टेबल लग रहे हैं ज़्यादातर क्यूज आज के लिए आपको न्यूट्रल ही दिखेंगे, और आज का ट्रेंड भी न्यूट्रल है। और जैसे कि अनिल जी ने बताया, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं आते, या तो अपसाइड पर या डाउन साइड पर, आपको एक बड़ी मूव नहीं दिखेगी। तो देखते हैं कि किस तरह का आज एक्शन रहता है। गैप अप ओपनिंग के तो संकेत आ ही रहे हैं सर। जिनकी फिर एग्जिस्टिंग पोजिशन से उन्हें क्या करना चाहिए, तेजी या मंदी की जिनकी पोजिशन है सर? 9,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब आज आपके लिए, वैसे अगर आप ज़्यादा डीप लगाना चाहें तो 8,950 का लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल से 9,000 भी काफ़ी, चूंकि गैप से आप खुल रहे हैं, तो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 9,000 इसके नीचे बंद हो या इसके नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें तो आप निकल जाइए। 17,100 बैंक निफ्टी पर होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस क्लियर कट है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 9,200 के पार अब शॉर्ट ना रहें, 9,200 के पार इंट्राडे या क्लोजिंग बेसिस पर निकले तो शॉर्ट काट लें। 17,600 मैंने बैंक निफ्टी पर छोटा स्टॉप लॉस दिया है, वैसे तो 18,000 निकल कर आता है, लेकिन 400 पॉइंट की और रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको 17,500 या 17,600 जो ठीक लगे वहां पर आप एक स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर रख सकते हैं, क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर। दीप ओके, तो ये तो रही आपके लिए यहाँ तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, तेजी की या मंदी की। नई पोजीशन सर कैसे बनानी चाहिए? नई पोजीशन आप निफ्टी खरीदिए 8,950 के स्टॉप लॉस के साथ, 9,150, 9,175, 9,200 तक के टारगेट। 9,200 के पार निकले तो फिर 9,250 भी बनता है। फिलहाल मेरे लिए 2 टारगेट हैं। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी, वो 9,175, 9,250 की रेंज में चांस ले सकते हैं बेचने का। 9,325 आपका स्टॉप लॉस होगा। 9,125, 9,100 और 9,050 तक के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहां पर खरीदारी करने की राय है। 16,800 का स्टॉप लॉस है। जैसे 17,500 पार करेगा दीप, आपको स्टॉप लॉस मूव करके 17,100 पर ले आना है। याद रखें 17,100 पर, जैसे ही 17,500 आप पार करते हैं। ठीक उसी तरह से बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी में भी हमने 8,950 का स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन जैसे आप 9,150 पार करते हैं आपका स्टॉप लॉस 9,000 आ जाना चाहिए। तो आप स्टॉप लॉस को पहले टारगेट पर आते ही स्टॉप लॉस को 9,000 पर मूव कर लें। पहला टारगेट बैंक निफ्टी पर 17,500 आते ही स्टॉप लॉस को 17,100 पर मूव कर लें। 17,500, 17,650, 17,750 और 17,850 ये है आपके लिए खरीदारी की राय बैंक निफ्टी पर। इसके अलावा बैंक निफ्टी में जो लोग बेचना चाहते हैं वो बैंक निफ्टी में बेचने का काम कर सकते हैं। 17,750, 17,950 की रेंज में 18,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 17,650, 17,575, 17,500 और 17,400 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर आप बिकवाली का चांस भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप दोनों तरफ के ट्रेड ले सकते हैं जहां तक बाजार का सवाल है। सर क्यूज की बात करें तो एफएनओ बैन में तो कोई भी स्टॉक नहीं है, पीसीआर और विक्स भी आपने बता दिया है। अगर फंड फ्लोज देखें तो फिर एक बार फिर से एफआईज के जो क्यूज है सर नेगेटिव आ रहे हैं, हालांकि वायदा कारोबार के क्यूज न्यूट्रल रहे। तो जो डेटा आप देख रहे हैं एफआईज की तरफ से, कैश मार्केट में लगातार बिकवाली होती दिख रही है। लगातार 9वां दिन है जब कैश मार्केट में बिकवाली हो रही है, वो भी अच्छी खासी 1,354 करोड़ की बिकवाली है। साथ ही वायदा कारोबार में भी उन्होंने बिकवाली ही की है। 670 करोड़ की बिकवाली उनकी है वायदा कारोबार में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 344 करोड़ की बिकवाली है स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ये आपके लिए बिकवाली के आंकड़े हैं। और घरेलू फंड ने भी खरीदारी नहीं की है। 344 करोड़ की खरीदारी बिकवाली घरेलू फंड की भी है, छोटी है। तो एफआईज के डेटा तो साफ तौर पर नेगेटिव साइड पर है, और घरेलू फंड्स के डेटा मैंने इसीलिए न्यूट्रल रखे हैं कि बहुत बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नहीं है जी। बिल्कुल सर, तो देखते हैं किस तरह के एक्शन आता है। पर इन क्यूज को देखकर सर फिर कौन से लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? मेरे ख्याल से दीप देखिए 9,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर, ठीक है ना, क्योंकि 9,000 के लेवल पर आपको वीकली मंथली सीरीज ही है और 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर पुट में। तो आप 9,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये रिस्क। और आज गैप से ओपनिंग होने के बाद सबसे बड़ा कंफर्ट आपके लिए हो जाएगा कि शायद आप एक्सपायरी तक फिर 9,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऊपरी स्तरों पर आप कितना जा सकते हैं
ज़्यादा पोजीशन 9100 9200 पर है नहीं, न 9300 पर, वही 17 लाख 15 लाख 13 लाख ऐसे शेयर हैं। तो आपके लिए पहली रुकावट थोड़ी सी 9200 की है, जहां 17 लाख शेयर कॉल्स में है। तो पहले 9200 की रेंज को पकड़िए, 9200 पार करेंगे तो 200 पॉइंट की जगह आपके लिए खुलती दिखेगी। बैंक निफ्टी 17,000 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 4 लाख शेयरों का। 17,500 ये पार करेंगे, यहाँ पर 4 लाख शेयर है, ये पार करेंगे तो फिर थोड़ी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई आपको दिखेगी, और ऊपर की तरफ 18,000 है। लेकिन फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ दीप, एक चीज़ क्लियर कट देख रहा हूँ कि जो पोजीशन बनी है उस पोजीशन के हिसाब से 18,000 पार करने के आसार, दो इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं दीप। पहला, निफ्टी में सपोर्ट बहुत साफ दिख रहा है वायदा कारोबार के डेटा में, और वो है 9,000 का, कि शायद एक्सपायरी तक निफ्टी 9,000 न तोड़ना चाहें। डेटा के हिसाब से 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में बहुत बड़ा है। बैंक निफ्टी में नीचे का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का बड़ा मजबूत है। 18,000 के लेवल पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8 लाख शेयरों का। तो बैंक निफ्टी को 18,000 ऊपर पार करने में मुश्किल आएगी, निफ्टी को 9,000 नीचे गिरने में मुश्किल आएगी। जो क्लियर कट एकदम साफ ट्रेंड दिख रहा है वो ये कि निफ्टी कमजोर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी मजबूत नहीं है। तो अब देखते हैं, आज जैसे निफ्टी का मूड काफ़ी बेहतर है, तो उसको देखते हुए काफ़ी हद तक ये देखा जा सकता है कि क्या इस लिहाज से निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींच सकता है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींच सकता है, कितना पार्टिसिपेशन बैंक्स की तरफ से आएगा ये देखना जरूरी है। हालांकि निफ्टी पर जैसे अनिल जी बोल रहे हैं 9,000 पर एक अच्छा सपोर्ट आपको दिख रहा है। सेक्टर्स सर आज कौन से फोकस में आपको आते हुए दिखेंगे अगर आज एक्शन पॉजिटिव रहा तो? मुझे मिड कैप सीमेंट कंपनियों के रिजल्ट्स जिस तरह से आए हैं वो बढ़िया नज़र आ रहे हैं, तो उसके चलते हुए एक अच्छी तेज़ी वहाँ पर बन सकती है। आप देख सकते हैं कि ओरिएंट सीमेंट और साथ ही बिरला कॉर्प दोनों ही मिड कैप सीमेंट कंपनियों ने बेहतरीन नतीजे पेश किए। उसके अलावा भी पहले जो नतीजे आए थे मिड कैप सीमेंट कंपनियों के वो काफ़ी बेहतर रहे थे, तो उस लिहाज से नतीजों के लिहाज से एक एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, नतीजों के लिहाज से एक एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली जो मिड कैप सीमेंट कंपनीज हैं वहां पर नजर रखिए। सर, क्योंकि नतीजों की बात करिए तो थोड़ी रिजल्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। कई सारे रिजल्ट्स आए ओवर द वीकेंड, वायदा कारोबार से कुछ दिग्गज नाम्स भी आए। दो स्टॉक्स जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा सर। पहले तो कंजम्पशन स्पेस से बाटा के नंबर्स, ये कैसे दिखते हैं सर आपको? नंबर्स मिले जुले हैं दीप, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी कमजोरी की तरफ ज़्यादा आप कह सकते हैं। और थोड़ा सा जो मुनाफा वगैरह ठीक दिख रहा है उसमें उनके जो अकाउंटिंग रूल्स है उन्होंने चेंज किए, उस वजह से यह ज़्यादा नज़र आया है। लेकिन चूंकि क्या है, बाजार का मूड थोड़ा बेहतर है, ऐसे में कमज़ोर शुरुआत हो नीचे आए तो 1210 से 1240 फ्यूचर्स पर ये रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। और ऊपरी स्तर पर 1325 1340 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। और मैं नतीजों के लिहाज से जो भी रिव्यू दे रहा हूं मैं इसलिए आपको बाय या सेल क्लियर कट नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए दो चीज़ है, रिजल्ट खराब है, मार्केट अच्छा है, एक तुरंत रिएक्शन आता है और फिर होता है क्या है कि अगर मैं तो कह दूंगा कि चलिए मैं कहूँगा कि शॉर्ट करिए, और शॉर्ट करने में मैं टारगेट 1240 का दे दूंगा और 1210 का दे दूंगा। 1240 का टारगेट वहीं पे खुला सपोज, तो फिर मैं तो कह दूंगा टारगेट हिट हो गया। लेकिन होगा ये कि वहाँ खुलने के बाद अगर रिवर्स हो गया तो और जिसके चांसेस बनते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तो इसलिए अब मैंने आपको ज़्यादा रेंज देना ठीक किया ताकि आप इस रेंज को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट का है 1210 1240 ये रेंज जहां सपोर्ट है, और जहां कहीं अगर ऐसा लगेगा कि कोई वाकई में एकदम क्लियर कट शॉर्ट या लॉन्ग कैंडिडेट है, जैसे कि M&M फाइनेंस रिजल्ट के वक्त उस दिन हमने खाली एक ही स्टॉक में क्लियर कट शॉर्ट दिया था, वो 16-18% नीचे जाकर बंद हुआ। तो जहां रिवर्स होने के चांस है कि भाई खुलने के बाद रिवर्स भी हो सकता है, वहाँ मैं आपको सपोर्ट और हाई रेंज दे दूंगा। तो बाटा में सपोर्ट रेंज 1210 1240 है, हाई रेंज 1325 1340 के आसपास। जी दीप। ओके, तो ये तो रहे बाटा के रिजल्ट्स। सर, HDFC लिमिटेड के भी रिजल्ट्स आए और जिस तरह का एक्शन हमने फ्राइडे को देखा, दोनों रिजल्ट्स के लिहाज से कैसे देख रहे हैं और स्टॉक रिएक्शन कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इधर? रिजल्ट्स बहुत मजबूत तो मैं नहीं कह सकता, कि जहाँ पर थोड़ी सी एसेट क्वालिटी भी हल्की हुई है, मॉरेटोरियम वाली बुक 25% तक आ रही है,
आगे के लिए आउटलुक भी बहुत मजबूत तो दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ये कि 5% स्टॉक कमज़ोर ट्रेड होकर बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। तो काफ़ी शॉर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जब शॉर्ट्स बन चुके हैं तो लोअर लेवल पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, और वो है 1465 से 1485 रुपये की रेंज इस स्टॉक के लिए, जहाँ पर सपोर्ट लेने की उम्मीद आप HDFC लिमिटेड से कर सकते हैं। हायर लेवल पर 1600 के आसपास की वो रेंज है जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी HDFC लिमिटेड में। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे दो रिजल्ट पर व्यूज। HDFC लिमिटेड यहाँ पर नजर रखिए और ऑफ कोर्स बाटा यहाँ पर भी नजर रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स। काफी सारे अर्निंग्स आए ओवर द वीकेंड, बहुत सारी खबरें आई हैं। आज बाजार में बहुत एक्शन होने वाला है, लंबा वीकेंड था, एक्सपायरी हफ्ता भी है। हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है बात करने के लिए। हमारे साथ इस समय है देवांशी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष, जो ब्रोकरेज के बारे में बताएंगे। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए जो अहम ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं और कुछ जो नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड वो कौन से हैं? बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले नतीजों में कैश मार्केट में ब्लू डार्ट, साथ ही फर्स्ट सॉल्यूशंस, दीपक नाइट्राइट, कोरोमंडल इंटरनेशनल और VIP इसके नतीजे आने वाले हैं, तो इस सारी कंपनीज पर नजर रहेगी। और साथ ही वेदांता आज सबसे अहम रहेगा क्योंकि डीलिस्टिंग की प्रक्रिया कंपनी ने शुरू कर दी है और जो वोटिंग है वो आज से शुरू हो जाएगी शेयरधारकों के लिए। साथ ही 24 जून तक शेयरधारक इसमें वोटिंग कर पाएंगे। नतीजों के लिहाज से जो पोस्ट मार्केट रिजल्ट आए थे वीकेंड के दरमियान वो काफी सारे थे। सबसे पहले UPL पर नजर करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे क्योंकि पिछले साल सिर्फ 2 महीने थे जब अरिस्टा का अधिग्रहण कंपनी ने फैक्टरिंग किया था, और इसके चलते आप देखिए जो कुल आय है करीब 31% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 54% तक बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो 19% पर मार्जिन क्लॉक इन होते हुए दिखे। 16.5% से बढ़कर मुनाफा भी इस बार 11% तक बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी का ये भी कहना था कमेंट्री में कि जो 27 प्रोडक्ट्स पर बैन लगता हुआ दिखा इंसेक्टिसाइड्स पर, इस पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। JSW स्टील नंबर्स कमजोर हैं, आय करीब 20% तक घटती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 33% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए करीब 20% से घटकर 17% के करीब आते हुए दिखे और मुनाफा भी करीब 87% तक कम होता हुआ दिखा है। साथ ही फिश ने भी कंपनी की जो रेटिंग है वो BB से घटाकर BB माइनस कर दी है, इस पर नजर रखिए। जस्ट डायल इस तिमाही में नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय करीब 1% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 26% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 32% पर आते हुए दिखे, 25% से बढ़कर, और मुनाफा 21% तक बढ़ता हुआ दिखा है इस तिमाही में। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे आप देखिए नंबर्स थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। जो ब्याज से आए हैं 40% तक बढ़ते हुए दिखे। प्रोविजंस इस बार तिमाही आधार पर कम हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोविजंस कंपनी ने किए थे 2300 करोड़ के, इस बार 412 करोड़ के प्रोविजंस कंपनी ने किए और मुनाफा इस बार आया है 72 करोड़ का, जो पिछले साल लॉस था 218 करोड़ का। और एसेट क्वालिटी आप देखिए थोड़ी सी सुधरती हुई दिखी है, 2.8% से घटकर 2.6% पर GNPAs आते हुए दिखे और नेट NPAs भी 1% से कम हुए हैं। साथ ही ये पहली बैंक है जिनके कर्मचारियों ने यहाँ पे सैलरी कट लिया है। MD और CEO ने पर जो कंपनसेशन है कुल मिलाकर उसमें 30% तक का कट लिया है। JSPL यहाँ पे भी नंबर्स थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे। आय 13% तक घटते हुए दिखे, मार्जिन 25% पर आते हुए दिखे, 18% से बढ़कर। लेकिन इस बार मुनाफा भी आया है, 306 करोड़ का मुनाफा आया है। घाटे के सामने 2700 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था। कैश मार्केट्स में ट्रेंड के नंबर्स आए थे, थोड़े से बेहतर आए हैं। जो आय है वो करीब 850 करोड़ पर आती हुई दिखी है, 700 करोड़ से बढ़कर, और जो मुनाफा है वो 3 करोड़ पे आया है। पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था। और इन सीमेंट यहाँ पे आप देखिए जो आय है वो करीब 650 करोड़ पे आते हुए दिखे, 13% कम होती हुई दिखी, और जो मुनाफा है वो भी 29% तक कम होता हुआ दिखा है। 44 करोड़ पर मुनाफा है। यहाँ पे नंबर्स हल्के से वीक है। बिल्कुल, तो काफी सारे नतीजे आए हैं जो आज रिएक्ट करेंगे और ये नतीजों की लिस्ट और भी है। अभी कुशल भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि और कौन से ऐसे नतीजे हैं जिन पर फोकस रहेगा। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। तो आमतौर पर देवांशी और पूजा जो है वो स्टॉक्स इन न्यूज़ पर्टिकुलरली करते हैं, पर जो कि जैसे कि आपने बताया कि वीकेंड के दौरान काफ़ी सारे नंबर्स आए, तो वहाँ पे कैश मार्केट सेगमेंट से बासिफ इंडिया इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स एडजस्टेड बेसिस पर अच्छे लग रहे हैं। मुनाफा हालांकि आपको 86 करोड़ से घटकर 40 करोड़ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर पिछले साल 120 करोड़ का एक्सेप्शनल मुनाफा था, तो उसको एडजस्ट करेंगे तो मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही
कंपनी की आय में 71% का उछाल हमें देखने को मिला है। साथ साथ अगर आप डीमार्ट देखें तो सैटरडे को इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के लिहाज से अगर आप मुनाफे और आय में देखेंगे अनुमान से बेहतर आते हुए है। मुनाफा हमारा अनुमान 250 करोड़ का था, उसके मुकाबले 287 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन जो है वो हल्की सी नजर आए हैं। 7.2% हम अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 6.5% की मार्जिन आई है। हालांकि कंपनी की जो अप्रैल की कमेंट्री है वो काफी वीक हुई है। उनका ये कहना है कि जो अप्रैल में आय है वो करीब 45% है और आगे का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं मार्जिन में इरोजन कर चल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव कमेंट्री डीमार्ट की तरफ से आती हुई नजर आई है। डीसीबी बैंक यहाँ पर नंबर्स कमजोर हैं, चाहे आप एसेट क्वालिटी लीजिए या फिर मुनाफा लीजिए। इनफैक्ट यहाँ पर मुनाफे में 28% के फॉल के साथ 60 करोड़ पे आया है मुनाफा। कंपनी की जो जीएनपी 0.15% से बढ़कर 2.46% होती हुई दिखी है। जीएमएम फॉडलर इसके नंबर्स मिले हैं, मुनाफे में 8% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं कंपनी की जो मार्जिन ऑन द फ्लिप साइड भी नजर आई है, 2% 16% रही है। चंबल फर्टिलाइजर करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ हुआ है, पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वहां पर 25% का फॉल हमें देखने को मिला है। एपटेक यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई नजर आई है। 6.7 करोड़ का मुनाफा था, 7.3% का घाटा आया है कंपनी का, तो खराब नंबर्स आप कह सकते हैं। फार्मा स्पेस से एलिबिक के नंबर्स भी आए थे और यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो कंपनी का मुनाफा 14 गुना आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी होगी कि जो अन्य आय है वो 57 करोड़ की आई है, तो कहीं ना कहीं मुनाफा जो है वो 57 करोड़ की जो अदर इनकम है उसकी वजह से इम्पैक्ट इसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर नंबर्स खराब साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन करीब आधे % गिरकर 15.5% पर है और मुनाफे में भी 13% का फॉल देखने को मिला। और अंत में एस्ट्रल पॉलीटेक्निक अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर्स कमजोरी की दिखा रहे हैं। मुनाफे में 17% का फॉल है, 51 करोड़ पर आया है और कामकाजी मुनाफे में भी 16% का ही इक्वल फॉल हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं स्पेशली कैश सेगमेंट से जहां पर आप नतीजों के दम पर आज एक्शन देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं पूजा के साथ और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत लिकर स्टॉक से करते हैं। यहाँ पर शुक्रवार को मुंबई में लिकर की होम डिलीवरी को बीएमसी ने मंजूरी दे दी है और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ये डिलीवरी की जा सकती है, तो इसके चलते आज इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। भारती एयरटेल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रमोटर की ब्लॉक डील के जरिए करीब 2.75% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। 15 करोड़ शेयरों की बिक्री से करीब 7,600 करोड़ जुटाने की योजना है और फ्लोर प्राइस इसका 558 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि मौजूदा जो भाव है उससे 6% डिस्काउंट पर यह फ्लोर प्राइस तय किया गया है। तो भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए। मारुति भी फोकस में रहेगा। सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड ने 25 मई से वाहनों का उत्पादन अब फिर से शुरू कर दिया है, तो ये प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई दिया है, यहां पर नजर रखिए। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है। शनिवार को मानेसर प्लांट पे एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो एक तरफ प्रोडक्शन चालू हुआ है लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके मानेसर प्लांट जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है वहां पर ये केस आया है, तो इसका एक रिएक्शन यहां पर देखने की उम्मीद है। आयशर मोटर्स 12 जून को शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड की बैठक होगी, तो इस पर नजर रखिए। दीपक फर्टिलाइजर भी फोकस में रहेगा। कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि राइट्स इशू के जरिए 180 करोड़ जुटाने की अभी फिलहाल मंजूरी मिली है। डिटेल्स अभी और भी आना बाकी है। इसके अलावा काया लिमिटेड, यहाँ पर आरके दमानी का नाम अब जो नए शेयर होल्डर लिस्ट आया है उसमें इनका नाम शामिल हो चुका है और जो स्टेक है वो करीब 1.11% रिपोर्ट किया गया है, तो इसके चलते काया पर भी आज नजर रखिए। बिल्कुल, तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस रहेगा और कई सारे दिग्गज नाम भी हैं जहां पर आप एक्शन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष एफआईआर के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए नतीजों के दम पर और कुछ बड़े फोकस लिस्ट कौन से हैं आज ब्रोकरेज एक्शन में? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर नतीजे आए थे और कहा जा रहा है कि एसेट क्वालिटी पर प्रेशर देखने को मिला। जो लोन ग्रोथ है यहाँ पर भी हल्का सा दबाव देखने को मिला है, जिसके चलते सीएलएसए ने खरीदारी के राय को तो बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य जो है 3030 से घटाकर 2240 कर दिया। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 2155 रुपए के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने 1800 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा।
है। यूपीएल के नतीजे आए थे, अरिस्टा के अधिग्रहण का फायदा देखने को मिला। हमें बता ही रही थी दिवांशी ने कि थोड़े एडजस्टमेंट है, लेकिन नतीजे अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो बढ़िया देखने को मिले। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 429 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं और सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं 610 रुपए का। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 430 से बढ़ाकर 465 कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नतीजे आए थे और नतीजे जो है अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन आगे जाकर असेट क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं हैं, क्योंकि एनबीएफसी में काफी ज्यादा एक्सपोजर है। टोटल लोन बुक को अगर आप देखें तो मोरेटोरियम का काफी ज्यादा हिस्सा है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 15 रुपए से घटाकर 13 कर दिया है। शुक्रवार की क्लोजिंग करीब 18 रुपए 85 पैसे की है। क्रेडिट स्विस की भी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिवली नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 18 रुपए का लक्ष्य दिया है। डीमार्ट के नतीजे आए थे, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2150 का दिया है। ये कह रहे कि अगले साल की आय के अनुमान में इन्होंने करीब 3 से लेकर 9% की कटौती की है, लेकिन नतीजे इन्हें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और नतीजों के दम पर आखिरी रिपोर्ट है सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर जेफरीज की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1260 से घटाकर 1245 कर दिया है। तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक बाय सेल क्या करेंगे? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरी पिक है सीमेंट क्षेत्र में, जहाँ पे आज शुक्रवार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स देखने को मिले थे, तो मेरा मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ये बाय करके चलना चाहिए। परसों की क्लोजिंग 3640 के करीब थी। मेरा मानना है कि आपका 3580 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और मुझे लगता है कि 3750 से लेके 3800 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। ओके 3800 3750 ये है आपके लिए टारगेट के लेवल। 3580 स्टॉप लॉस है, 3580, 3750, 3750, 3800, 3800 ये है अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदारी करने की राय। बता दूं आपको दो मिड कैप सीमेंट कंपनियां ओरिएंट सीमेंट और बिरला कॉर्प दोनों के वीकेंड पर बेहद शानदार नतीजे आए भी है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय करने का इरादा है सिप्ला में। 639 का क्लोज है, 630 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1 से 2 दिनों में मुझे 660 तक के मूव एक्सटेंड होते हुए दिखती है। बहुत ज़्यादा गैप से ऊपर खुला तो नहीं लेना चाहिए, बट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा गैप से खुलेगा भी नहीं। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके तो ये है अब आपके लिए खरीदारी करने की राय सिप्ला में वागले साहब की तरफ से। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और एक मिड कैप काउंटर जिसको खरीदना है। स्टॉक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें शुक्रवार को हमने एक बड़ी तेजी देखी थी। एक ब्रेकआउट आया 640 रुपए के ऊपर और आज शायद कंपनी के नतीजे हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, मुझे लगता है कि 690 695 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 695 के टारगेट से यहाँ पर बाय करें और 640 से कुछ नीचे 635 पर एक स्टॉप लॉस रख लें और टारगेट यहाँ पर 695 का होगा। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल को खरीदारी कराए। ओके नतीजों से पहले आज आने वाले हैं नतीजे कोरोमंडल के, उससे पहले आप कर सकते हैं खरीदारी। दीपक नाइट्राइट एक और स्टॉक है, उसके भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं और कोरोमंडल के भी। कोरोमंडल है 650 के आसपास ट्रेड करता हुआ और आपको 635 का स्टॉप लॉस लगाना है। 695 के टारगेट 695 के टारगेट के लिए ये है खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। राकेश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, खरीदारी का इरादा है और अनिल जी सीमेंट स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। एसीसी पे खरीदारी की राय है। 1169 के स्टॉप लॉस के साथ 1314 1314 के टारगेट के लिए एसीसी को खरीदने की राय है। ओके सीमेंट कंपनियों पे तेजी है और यहाँ पर एसीसी पर है बुलिश इस वक्त कुणाल राकेश जी, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। सिद्धार्थ सेदानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनसे भी पिक ऑफ द डे पूछ लिया जाए। सिद्धार्थ जी आपकी फेवरेट कंपनी दीपक नाइट्राइट का भी आज रिजल्ट है, क्या आपकी पिक ऑफ द डे पर दीपक नाइट्राइट या फिर और कुछ और स्टॉक है, कोई और स्टॉक है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कोई और स्टॉक है अनिल जी?
दीपक नाइट्राइट को तो रिजल्ट के बाद उसका रुख तय करेंगे। बट दूसरा जो स्टॉक है वो 2 काउंट से लेना है, वो है डॉक्टर रेड्डी। एक तो फार्मा स्पेस का जायंट है, हमें पता है कि फार्मा स्पेस में बेहतरीन कंपनी है ये, और दूसरा इसके नतीजे आ चुके हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी को खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी यहाँ से आपको 100 से 150 रुपए का मूव आ सकता है, और अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर सके तो 4300 का टारगेट बन सकता है डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डी ये है वो स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी, और टारगेट आपको 4100 4100 यही बता रहे हैं सिद्धार्थ जी। मीडियम टर्म का टारगेट होगा 4300। 4300 बहुत ही बढ़िया, 4300 के टारगेट के लिए ठीक है। जी हाँ, 4300 का टारगेट आपको लेकर चलना है। आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। आप 2 स्टॉक की तैयारी करके रखिए किरण जी, एनसीसी और जस्ट डायल। 31 जुलाई सीरीज इनकी आखिरी होगी वायदा कारोबार में, इसके बाद बाहर कर दिया जाएगा जस्ट डायल के। लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं इस वीकेंड पर, तो रिजल्ट पर भी रिएक्शन होगा। तो रिजल्ट की खबर अच्छी है और वायदा कारोबार से बाहर निकालने की खबर खराब है। इन दोनों पर आप फोकस करिए। तब तक एक स्टॉक और है जिस पर मैं राय ले लूँ इस वक्त सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, वेदांता आज से इसका ई वोटिंग के जरिए डीलिस्टिंग ऑफर खुल रहा है जो 24 जून तक चलेगा। लगभग 1 महीने वाला मामला है। क्या करना चाहिए, किन लेवल के आसपास लोगों को ई वोटिंग में अगर पहले तो टेंडर करें या ना करें तो किस प्राइस पर करें? बहुत डिटेल विश्लेषण और स्टडी करने के बाद अनिल जी ये समझ में आया है, क्योंकि 7-7.5% ही रिटेल है, तो मुझे लगता है कि रिटेल को रुकना चाहिए प्राइस डिस्कवरी के लिए। अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए ई वोटिंग के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस डिस्कवरी, जैसे इनका बुक वैल्यू करीबन इससे डबल है जो प्राइस पे ये लोग डीलिस्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि और भी बेहतर प्राइस आ सकता है। अभी इमीडिएटली आपको वोटिंग में नहीं जाना चाहिए। वेट एंड वॉच 10-15 दिनों में मैं मानता हूं कि प्राइस डिस्कवरी ऊपर के स्तर पे होनी चाहिए। वेट करें, आपको बेहतर प्राइस मिल सकता है, प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो सकती है। ओके, तो प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो सकती है, तो आप जल्दबाजी ना करें टेंडर करने की, ये आपके लिए राय है इस वक्त। ओके, दीपक फर्टिलाइजर, इसका एक राइट्स इश्यू आने की तैयारी में 180 करोड़ का राइट्स इश्यू लाया जा रहा है। जरा कुणाल जी इसके चार्ट्स देखिए और अपनी राय दीजिए। दीपक फर्टिलाइजर क्या कुछ खरीदने का मौका है या छोड़ दें? अनिल जी देखिए, सामने ही रेजिस्टेंस नजर आती है। रेजिस्टेंस 113 रुपए के आसपास है, 113 के आसपास है। 99-100 की क्लोज है शुक्रवार की। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 5-7% की तेजी आपको बनती हुई नजर आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 113 का लेवल तुरंत पार होगा। इनफैक्ट डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा और हो सकता है कि एक बार के लिए आपको वापस 85 के लेवल्स देखने को मिले। तो मेरी राय में इन स्तरों पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए जब तक ये स्टॉक 113 को डिसाइसिवली पार न कर ले। इसमें नई खरीदारी न करें, निचले स्तरों में जरूर सपोर्ट दिखेगा। तो मेरी राय में 85 आने पर फिर खरीदारी की सोच सकते हैं, इन स्तरों पर अवॉइड करने की राय। ओके, फिलहाल अवॉइड करिए, बेहतर होगा आपके लिए। दीपक फर्टिलाइजर में एनसीसी और जस्ट डायल, किरण जी देख चुके हैं आप चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े, बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, वायदा कारोबार के आंकड़े दोनों में न्यूट्रल ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। पर ऊपर में मुझे लगता है कि जस्ट डायल की पहले बात करें तो 360 और नीचे में 330 ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। अगर इसके ऊपर चलता है 360 के ऊपर तो एक ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर एक 390 400 तक की दूरी तय कर सकेगा। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 330 है, ये अगर टूट जाता है तो 300 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। जहां पे एनसीसी की बात है अनिल जी, एनसीसी पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एनसीसी में और गिरावट देखने को मिलेगी। इधर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 21 रुपए 50 पैसे का, वो टूट गया है और मुझे लगता है कि वो टूटने के बाद जो वीकनेस देखने को मिल रही है चार्ट पे, वो वापस एक बार स्टॉक को निचले स्तर दिलाती नजर आ सकती है। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट सपोर्ट इसका अभी 19 रुपए 50 पैसे और वो टूट जाता है तो सीधा 17 रुपए तक आ सकता है। तो मेरा मानना है कि डाउनसाइड ज्यादा है, अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, तो शॉर्ट पोजीशंस इधर लिए जा सकते हैं। ओके, ये आपके लिए एनसीसी लिमिटेड पर आए। एक और स्टॉक है जिस पर राय आपको देनी है सिद्धार्थ जी, वो है भारतीय एयरटेल। 0.3% हिस्सेदारी प्रमोटर्स बेच सकते हैं। 15 करोड़ शेयर बेचने की बात है, हो सकता है डील आज ही हो जाए। और फ्लोर प्राइस जो तय है वो है 558 रुपए, 6% डिस्काउंट पर।
क्या जिस भाव पर डील हो उसी भाव पर खरीद लेना चाहिए? आपका तो सदाबहार फेवरेट स्टॉक रहा है, काफ़ी निचले स्तरों से आपने लगातार रिकमेंड किया है। क्या 560-65 रुपए के आसपास, अगर 70 रुपए के आसपास आज मिले तो खरीदेंगे आप? अनिल जी, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ये डील हो रहा है, इसका मौका मिल रहा है सबको, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये डील पे 560, 58 जहां पे भी अगर भाव आता है वहां पे जम के खरीदे, क्योंकि भारतीय एयरटेल जिस हिसाब से इनके नंबर्स फाइनेंशियल अच्छे हो रहे हैं, आरपू इंप्रूव हुआ है, आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये जो इंप्रूव हुआ है, और दूसरे भी जो पैरामीटर्स है फाइनेंशियल्स के उसमें भी बेहतर हो रहा है। खाली एक ही चिंता का विषय था, वो था इसका डेट, कर्ज, जो कंपनी आने वाले समय में कर्ज बहुत जल्दी नीचे उतार सकती है। तो अगर कंपनी के आस्ते आस्ते कर्ज नीचे होती रहती है तो ये बम्पर रिटर्न दे सकता है। हालांकि हमारा अभी टारगेट 625 का है, 560 में मिले तो भर भर के लीजिए। ओके, तो खरीदारी करने की राय है आपके लिए, मिले तो भर भर के लीजिए। लेकिन भर भर के कोई लीकर स्टॉक लेंगे बंसल जी? क्योंकि मुंबई में ये बताया जा रहा है जहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं है, जहाँ पर आसपास में आपके कोरोना वाले पेशेंट नहीं है, उस एरिया में होम डिलीवरी शुरू करने की बात की है। दूसरी बात है कि मैकडोवेल के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ये आएंगे रिजल्ट्स कल आएंगे मैकडोवेल्स के। तो मैकडोवेल, यूएसएल या यूबीएल, दोनों में से कोई पसंद है आपको? अनिल जी देखिए, दोनों ही स्टॉक्स पसंद हैं, और यूबीएल को अनिल जी मौजूदा स्तरों पे नहीं, 913 के अराउंड यूबीएल ट्रेड कर रहा है। यूबीएल 960 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट होगा, और जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में गर्मी चल रही है, हीट वेव 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। 960, 959 के ऊपर ब्रेकआउट है, उन स्तरों पे लेने की राय है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी ब्रेकआउट ले चुका है, इन स्तरों पर करेक्शन पर स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट 570 के ऊपर दिखाया है, और किसी भी गिरावट में अगर ये स्टॉक 575, 577 के अराउंड मिलता है तो वो अच्छे स्तर हैं इस स्टॉक को ऐड करने के लिए। काया लिमिटेड ये एक स्टॉक है जहां पर दमानी जी, आर के दमानी साहब ने अपनी स्टेक थोड़ी बढ़ाई और अब 1% के ऊपर कर दी। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है वो दिखा रहा है कि उन्होंने स्टेक अपनी बढ़ाई, हो सकता है पहले से भी होगी, लेकिन 1% के पार अब निकली है तो उसमें आता हुआ दिख रहा है। आपके रेडार पे है सिद्धार्थ जी, खरीदना चाहते हैं इसे? कंपनी है, इमीडिएटली इस पे रुझान अच्छा आना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। मेरी कंपनी मुझे लगता है कि काया बिजनेस वाइज अच्छा करती है, बट अभी भी ये ऐसे लेवल पे है ये कंपनी जहां पे लग्जरी ज्यादा देती है, तो मैं अभी दूर रहना चाहूंगा ये कंपनी। ओके, फिलहाल दूर रहने की राय। वागले साहब, आइशर मोटर्स के चार्ट्स देखिए और बताइए क्या करना है, क्योंकि 12 जून को होगी बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में स्टॉक स्प्लिट करने पर किया जाएगा विचार। बहुत बड़ा स्टॉक है, 20,000 रुपये वाला, तो ट्रेड करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो अब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो थोड़ा रीजनेबल, अफोर्डेबल हो जाएगा काफ़ी ट्रेडर्स के लिए। क्या कोई शॉर्ट कवरिंग खरीदारी के आसार दिखते हैं स्टॉक में? अनिल जी 14,400, 14,500 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव ये होगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ेगी, बट 15,000 बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पर अटक सकता है ये। 13,000, 15,000 ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, इसमें कितना टाइम निकालेगा कह नहीं सकते। बड़ी वाली मूव अगर आप बात करो 1,000-2,000 रुपये की, वो तो 15,000 के बाद ही आएगी। तो एज ए ट्रेड मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जो इंटरेस्ट है उस चीज़ पर फोकस करते हैं। कोटक बैंक, किरण जी, क्या आपका इंटरेस्ट है इसको खरीदने में? 7,500 करोड़ रुपए का QIP करना चाहते हैं, जिसके लिए एक शेयर होल्डर से मंजूरी लेने की फॉर्मेलिटी होती है, वो इन्हें मिल गई। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, इधर सपोर्ट पे बहुत नजदीक है। सपोर्ट 1115 का लेवल है, 11,115 सॉरी, 11,1315, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो मेरा मानना है टेक्निकली एक अच्छा बाउंस बैक देखा जा सकता है, जहां पे 1250 तक ये स्टॉक ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो टेस्ट कर सकता है। पर मेरा मानना है कि सारे लॉन्ग पोजिशंस के लिए 1115 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये अगर टूटता है तो काफी खराब चार्ट पैटर्न हो जाएगा।
ओके, एक और स्टॉक है वो है मारुति। 25 तारीख से इन्होंने गुजरात में अपना प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन साथ ही इनके एक प्लांट में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया, तो थोड़ी सी मुश्किलें वहाँ पर बढ़ भी रही है। आजकल ये बड़ी समस्या हो रही है, कोई भी ऑफिस खुल रहे हैं और अगर प्लांट खुल रहे हैं तो वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो फिर से वहाँ दिक्कत हो जाती है। रेलवे मिनिस्ट्री में भी आपने देखा 5 एम्प्लॉई कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद 2 दिन के लिए रेलवे मिनिस्ट्री के ऑफिस को बंद किया गया। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एनीवे, मारुति, इसके लिए खबर है, जरा मारुति के चार्ट्स देखिए और बताइए वागले साहब, मारुति में क्या किया जाए? अनिल जी, मारुति में पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छी उछाल हमने देखी है। लगभग 4700 से 5100 तक ये स्टॉक आया है। मैंने 4900 पे कहा था, मुझे ये 5000 के पार जाते हुए दिखता है। ये रैली मुझे एक्सटेंड होते हुए दिखती है। ये 5300 तक जा सकता है। यहाँ से भी एक थोड़ी सी अपसाइड है 150 रुपए की। 5300, 5320 यहाँ पर इसका अगला रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर मैं 5500 की बात करूंगा। तो शॉर्ट टर्म माइंडली बुलिश, ये मेरा व्यू है। इंडिगो, स्पाइसजेट जैसे शेयर खरीदने का मन अभी भी नहीं करता आपका सिद्धार्थ जी? क्योंकि अब कल से फ्लाइट शुरू हुई हैं, थोड़ी थोड़ी उड़ानें भरना शुरू कर रहे हैं। अब ये क्या इरादा है आपका? मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उड़ान नहीं लूंगा ये सब कंपनियों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कंपनियां शॉर्ट टर्म ड्रिवन है। अभी तो उड़ान चालू की है, वो भी 1/3 कैपेसिटी में, वो भी बहुत सारे स्टेट से जो अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, लिमिटेड फ्लाइट करते हैं। अभी भी बहुत दूर है फुल स्विंग आने में। और दूसरी बात, विश्व में अनिल जी कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है जो प्रॉफिटेबिलिटी पे है इक्का दुक्का छोड़ के। तो मैं वैसे स्पेस में अपना पैसा निवेश के लिए क्यों लगाऊं जहां पे कहीं प्रॉफिटेबिलिटी दिखती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म टेक्निकल चार्ट्स देख के अगर आप इस पे कॉल ले तो वो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए नो। ओके, इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से, क्या ट्रेडिंग के लिहाज से कुणाल जी आज एक दम दिखा सकता है? इंडिगो खरीदना चाहिए? अरे जी देखिए, चार्ट अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा हर लेवल पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगी। जो पहली रेजिस्टेंस है वो 1030 के आसपास है, 1030 के आसपास पहली, और दूसरी रेजिस्टेंस 1060 के आसपास है। तो 1030, 1060 का ये बैंड अगर पार हो जाए तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि आपको एक 1200 तक का मूव मिलेगा, लेकिन खरीदारी तभी करें जब ये क्लियरली ये 2 लेवल्स पार हो जाए।